आज फिर से आप लोग के सामने लेकर आया हूँ। कल 24 क्वेश्चन तक हो गया था, आज 25वां क्वेश्चन देखेंगे जीआई टैग से रिलेटेड। जीआई टैग, जीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल इंटीग्रेशन होता है। यह कब लाया गया? 1999 एक्ट के तहत जीआई टैग को लाया गया। जीआई टैग होता है प्रत्येक 10 वर्ष पर दिया जाता है। प्रत्येक 10 वर्ष पर यह दिया जाता है। 10 वर्ष को लिए जैसे कोई ख़ास चीज़ होता है, जैसे बिहार का क्या कह सकते हैं, बिहार का जीआई टैग मिला है सिलाव को, ख्वाजा को मिला है, नालंदा में पड़ता है, तो इस ख्वाजा को जीआई टैग दिया गया है। तो उस जगह का फेमस चीज़ है, इसीलिए इसको जीआई टैग दिया गया है। तो इसी किसी राज्य का जहाँ फेमस चीज़ होता है उसको जीआई टैग दिया जाता है। इसका मान्यता कितने दिन तक रहता है? तो 10 वर्ष तक रहता है। जीआई टैग कब से लागू हुआ? तो 2003 से लागू हुआ है। पहला जीआई टैग दार्जिलिंग के चाय को दिया गया था। पहला जीआई टैग किसे दिया गया है? तो दार्जिलिंग के चाय को दिया गया है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कटक में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक, अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो आपको मनीला बताना होगा। केंद्रीय में हो जाएगा कहाँ? कटक, अंतर्राष्ट्रीय में मनीला। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में। भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून। वन और पेट्रोलियम कहाँ है हमारे? देहरादून में। भारतीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो राजमुंद्री। राजमुंद्री कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। अब आइए डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? करनाल, हरियाणा में है। डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल, हरियाणा में है। कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये आपको पड़ जाएगा कहाँ? नागपुर में है। कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो नागपुर में है। औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। वोट डालने की उम्र 18 वर्ष किस अनुसंधान संशोधन के द्वारा की गई है? वोट डालने का उम्र जो है 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा किया गया है। अब हमें देखना है कि निर्वाचन आयोग से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950 को हुआ था। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले पूर गया। 6 वर्ष पहले पूर गया तब हो गया, या 65 वर्ष। मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। वर्तमान में पूछेगा तो अभी राजीव कुमार। और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त पूछेंगे तो कौन होगा? सुकुमार सेन। पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? तो रमा देवी थी। पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? तो रमा देवी थी। इमारतों एवं कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है? इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है? ये अगला क्वेश्चन हुआ। इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है? इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है? तो अम्लीय वर्षा को कहा जाता है। इमारतों का कुष्ठ रोग जो है किसे कहा जाता है? तो अम्लीय वर्षा को कहा जाता है। कुष्ठ रोग कहने का अर्थ ये हुआ जीवाणु से होने वाला रोग, जिसे लोप्रेसी इंग्लिश में कहते हैं।
एसिड अम्लीय वर्षा, यह दो प्रकार के होता है, एक सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। अब यहाँ आते हैं प्रोजेक्ट के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। प्रोजेक्ट क्या होता है? टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? तो 1973 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1973 ईस्वी में आया था। 19 जुलाई को बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। टाइगर TX2 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को TX2 कहने का मतलब हुआ टाइगर की संख्या वहाँ दुगनी हो गई है, इसलिए TX2 कहा गया। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को यह अवार्ड दिया गया है। कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। अभी वर्तमान समय में सबसे अधिक टाइगर कहाँ है? बाघों की संख्या सबसे अधिक कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कितना टाइगर है? तो 526। बाघों की संख्या कितनी है? तो 526 है। नवीनतम टाइगर रिजर्व अभी कौन है? तो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। नवीनतम टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है। ये कहाँ? छत्तीसगढ़ में है। ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है आपका। आते हैं जापान की संसद का नाम क्या है? तो जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट। जापान को सुकुमारों का देश कहा जाता है। जापान को सुकुमारों का देश भी कहा जाता है। जापान की मुद्रा कौन सा है? येन है। जापान का PM कौन है? फूमियो किसोदे। कौन है? फूमियो किसोदे है। जापान का PM का नाम क्या है? फूमियो किसोदे है। जापान का PM शिंजो अबे को नारा में गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। कुछ दिन पहले न्यूज़ में सुने होंगे कि जापान के प्रधानमंत्री जो थे शिंजो अबे को नारा में गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। इससे क्वेश्चन यहाँ बनेगा जरूर। 2021 में उन्हें शिंजो अबे को पद्म विभूषण दिया गया था। 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था तथा 2022 में नेताजी अवार्ड से शिंजो अबे को सम्मानित किया गया था। जापान में सबसे लंबे समय तक रहने वाले PM कौन है? तो शिंजो अबे। आते हैं इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। इसरो का जनक किसे कहा जाता है? तो विक्रम साराभाई को कहा जाता है। वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है? तो सोमनाथ है। ये देख लीजिएगा अभी वर्तमान में कौन है इसरो का अध्यक्ष। जिस समय नोट्स बनाया था उस समय सोमनाथ थे। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट है। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट है। 2022 में उपग्रहों की संख्या बता रहा हूँ, क्या क्या उपग्रह कौन कौन लॉन्च किया गया था और किसके माध्यम से किया गया था। सबसे पहला उपग्रह है PSLV C52। PSLV C52 के द्वारा EOS-04 को प्रक्षेपित किया गया है। PSLV C52 के द्वारा EOS-04 को प्रक्षेपित किया गया है। PSLV C53 के द्वारा सिंगापुर के 3 उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है। किस उपग्रह के द्वारा? PSLV C53 के द्वारा सिंगापुर के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है। एरिन 5 रॉकेट के द्वारा GSAT-24 को प्रक्षेपित किया गया है और कोरूपेच गुआना से प्रक्षेपित किया गया है। इसे टाटा को किराए पर दिया गया था। टाटा के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। SSLV के द्वारा EOS-02 लॉन्च किया गया है। आज़ादी सेट है प्लस आज़ादी का सेट है।
किस संगठन के पूर्व नाम गैट था? किस संगठन का पूर्व नाम क्या था? गैट था। तो इसको हो जाता है WTO। अभी इसका नाम बदल करके WTO कर दिया गया है। इससे पहले इसका नाम क्या था? गैट था। जी है डबल टी। गैट की स्थापना किस कब हुआ था? WTO की स्थापना 1/1/1995 में हुआ था। 1/1/1995 में हुआ था। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। इसमें शामिल देशों की संख्या कितनी है WTO में? तो 164 देश इसमें शामिल हैं। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो नागोजी ओकांजा इवेला है। वर्तमान में WTO की अध्यक्ष कौन है? नाइजीरिया की महिला है, नागोजी ओकांजा इवेला है, जो प्रथम महिला है जो WTO की अध्यक्षता किया है। WTO की स्थापना किस संधि के द्वारा हुआ था? तो मोस्ट्री संधि के द्वारा हुआ था। WTO की स्थापना किस संधि के द्वारा हुआ था? तो मोस्ट्री संधि के द्वारा हुआ था। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न अवार्ड मिला था। जैसे आपको क्वेश्चन रहेगा, भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का अवार्ड निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हुआ था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को हुआ था। राष्ट्रपति बनने से पहले ही इनका अवार्ड मिल चुका था। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। क्या मध्य स्थित है? सतपुड़ा श्रेणी। नर्मदा एवं ताप्तियों के मध्य स्थित है कौन? सतपुड़ा श्रेणी है। अंतर्राष्ट्रीय मानक अधिकार दिवस 10 दिसंबर 1948 को मनाया जाता है। स्थापना हुआ था 10 दिसंबर 1948 को और 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस मनाया जाता है। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो GV मावलंकर थे। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो GV मावलंकर थे। अब आइए लोकसभा के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। लोकसभा का चर्चा अनुच्छेद 189 लोकसभा का चर्चा अनुच्छेद 181 में किया गया। लोकसभा का चर्चा जो है अनुच्छेद 81 में किया गया। लोकसभा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है। वर्तमान में पूछेगा आपको लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है। अब तक 2 महिला लोकसभा के अध्यक्ष रह चुकी हैं। पहला मीरा कुमारी और दूसरा सुमित्रा महाजन। अब तक सिर्फ 2 महिला हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष रह चुकी हैं। पहला सुमित्रा महाजन, दूसरा मीरा कुमारी। अंटार्कटिका में भारत के कितने अनुसंधान स्टेशन हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 3। अंटार्कटिका में भारत के कितने अनुसंधान स्टेशन हैं? तो 3 हैं। पहला दक्षिणी गंगोत्री, दूसरा भारती, तीसरा मैत्री। ये अभी रनिंग पीरियड में है। ये दोनों भारती और मैत्री रनिंग पीरियड में है, जिसका अभी उपयोग नहीं होता है। चालू मात्र कितना है? तो 2 है। श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है कौन? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है जो श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो विन्सन मैसिफ है। सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? विन्सन मैसिफ है अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी। ओंकारेश्वर बांध किस नदी पर है? ओंकारेश्वर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। ओंकारेश्वर बांध पूछेगा आपसे किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी कहाँ है? तो MP में है। धुआंधार जलप्रपात भी कहाँ है? तो नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर बांध कहाँ है? तो नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत के बीच में है। नर्मदा नदी कहाँ है? तो विंध्य पर्वत एवं सतपुड़ा पर्वत के बीच में है।
विंध्य पर्वत एवं सतपुरा पर्वत के बीच में है। संघ राज्य भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? संघ राजभाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 343 में किया गया है। संघ की राजभाषा का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 343 में किया गया है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। देख लीजिएगा, ये दोनों एक जैसा है। पूछता तो है अक्सर एग्जाम में, लेकिन देखिएगा इसमें कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा होता है। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस और 14 सितंबर सिर्फ हिंदी दिवस। बुशमैन जनजाति किस मरुस्थल में पाई जाती है? बुशमैन जनजाति जो है किस मरुस्थल में पाई जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? तो बोत्सवाना में है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। अब जम्मू कश्मीर के बारे में देखते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा है। जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 लागू था पहले, अब हटा दिया गया है। पहले क्या था? लागू था। विधानसभा का सीट कितना है? जम्मू कश्मीर में विधानसभा का सीट कितना है? तो 90 सीट है जम्मू कश्मीर में। रंजना देसाई आयोग की सिफारिश पर यहाँ किया गया था सीटों का उल्लेख। जम्मू कश्मीर का उल्लेख जो है राजत रंगनी पुस्तक कल्हन में किया गया है। इसका उल्लेख जो है राजत रंगनी के पुस्तक कल्हन में किया गया है। जम्मू कश्मीर का उल्लेख। भारत के पहले कैग कौन थे? तो नरहरि राव थे। भारत के पहले कैग कौन थे? तो नरहरि राव थे। भारत के पहले कैग कौन थे? तो नरहरि राव थे। कैग की चर्चा अनुच्छेद 148 से 51 में किया गया है। कैग की चर्चा किसमें किया गया है? अनुच्छेद 148 से 51 में किया गया है। कैग का उल्लेख जो है भाग 5 में किया गया है। वर्तमान में कैग कौन है? कैग के अध्यक्ष कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। वर्तमान में कैग के अध्यक्ष कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। भारत में कितने उपराष्ट्रपति लगातार 2 बार पद पर आसीन रह चुके हैं? भारत के कितने राष्ट्रपति लगातार 2 बार पद पर आसीन रह चुके हैं? तो 2 ऐसे राष्ट्रपति हुए जो लगातार 2 बार रह चुके हैं। तो कौन कौन है? तो एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 2 बार रह चुके हैं। एक दूसरी बार 1954 में भारत रत्न इन्हें दिया गया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। और दूसरा कौन है? हामिद अंसारी हुए। कौन हुए? हामिद अंसारी। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी हमारे? जब संविधान लागू हुआ था उस समय हमारे संविधान में कितनी भाषाओं की चर्चा थी? तो उस समय 14 भाषाओं की चर्चा थी। अब कितना हुआ? एक भाषा फिर उसमें जोड़ा गया था, अब हुआ 15वीं कौन? उसके बाद 15वीं भाषा का उल्लेख, 15वीं भाषा जो है 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 15वीं भाषा हुआ। अब हुआ 3 भाषा इसमें और जोड़ा गया, 16, 17 और 18। पहले 14 था, एक जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा, तो हो गया कितना? 15। अब 71वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया, 3 भाषा और जोड़ा गया। नमक, जिसको याद रखने का सिंपल ट्रिक है, नमक। न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी, ये 3 भाषा को जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन के द्वारा। तब 15 और 3 कितना हो गया? 18। अब आते हैं 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया, तो 18 और 4 कितना हो जाता है आपको? 22। कौन कौन है? तो बोर्ड मास कह सकते हैं। बी से बोडो, डी से डोंगरी, एस से संताली, एम से मैथिली।
ये 92 संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया। तो अभी वर्तमान में कितने भाषाएं हैं हमारे संविधान में? तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। साइलेंट वैली कहाँ है? तो केरल में। साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में। सिलिकॉन वैली भी कहाँ है? केरल में। पुग्गा घाटी कहाँ है आपको? तो लद्दाख में पड़ता है। पुग्गा घाटी कहाँ है? तो लद्दाख में। साइलेंट वैली देखिए 2 क्वेश्चन आता है, सॉरी बताना भूल गए थे। साइलेंट वैली वर्ल्ड में पूछे कहाँ है साइलेंट वैली, तो यूएसए में है। और इंडिया में पूछे साइलेंट वैली के भारत में साइलेंट वैली कहाँ है, तो बेंगलुरु में है। यहाँ 2 चीज़ हैं। साइलेंट वैली वर्ल्ड में पूछा जाएगा का, विश्व स्तर पर पूछा जाएगा तो अमेरिका में है, और इंडिया स्तर पर पूछा जाएगा तो कहाँ है? बेंगलुरु में। पुग्गा घाटी कहाँ है? तो लद्दाख में है। पुग्गा घाटी कहाँ है? तो लद्दाख में। इंपीरियल बैंक की स्थापना किस बैंकों के विलय से हुई है? इंपीरियल बैंक की स्थापना जो है किस बैंकों के विलय से हुई है? तो इंपीरियल बैंक का विलय जो हुआ था इसमें 3 बैंकों का विलय हुआ था। बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता। 1921 में विलय हुआ था। इसमें एसबीआई कहा गया। इन तीनों का विलय कर करके इसको एसबीआई बना दिए। बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ कोलकाता को 1921 में विलय कर करके इसको एसबीआई कहा गया, जिसकी स्थापना 1955 में हुआ था। इसकी स्थापना 1955 में हुआ था। शाही रोग किस रोग को कहा जाता है? शाही रोग जो है निम्नलिखित में से किस रोग को कहा जाता है? तो शाही रोग को हीमोफीलिया रोग कहा जाता है, या आनुवांशिक रोग भी कह सकते हैं इसको। शाही रोग किस रोग को कहा जाता है? तो हीमोफीलिया रोग को या आनुवांशिक रोग को कहा जाता है। 2011 की जनगणना कौन से क्रम की जनगणना है? 2011 की जनगणना जो 11वीं है सर। 1872 में शुरू हुआ लॉर्ड मेयो के काल में। जनगणना जो है 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू हुआ था। अब 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में दशकीय जनगणना प्रारंभ हुआ था, या वैज्ञानिक जनगणना कह सकते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम जनगणना पूछेगा आपसे तो आपका हो जाएगा कौन? 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। तो पूछेगा दशकीय जनगणना या वैज्ञानिक जनगणना, तब आपको 1881 लॉर्ड रिपन के काल में मारना होगा। 1911 से 1921 के काल को महाविभाजन काल कहा जाता है। 1911 से 1921 के काल को महाविभाजन का काल कहा जाता है। 1951 से 2011 आज़ादी के बाद 2021 तक 7वें नंबर की जनगणना हुई है। कितने नंबर की जनगणना हुई है? 2021 तक जो है 7वें नंबर की जनगणना हुई है। यहाँ पूछे 2021 की जनगणना कौन से क्रम की जनगणना है? तो 7वें क्रम की जनगणना है। अब आपसे पूछा जाएगा टोटल जनगणना कितनी है? तो टोटल जो है जनगणना 15वें नंबर की जनगणना है। अभी तक मैंने आज़ादी के समय से जो भी जनगणना हुआ है उस टाइम से लेकर के टोटल जनगणना 15वीं जनगणना है, 15 नंबर की। भारत के जनगणना के आयुक्त कौन थे? 2011 के जनगणना के समय आयुक्त कौन थे? तो चंद्रमौली थे। 2011 के जनगणना हुआ था उस समय आयुक्त कौन थे? तो चंद्रमौली थे। 2021 में जनगणना के समय आयुक्त कौन थे? तो विवेक जोशी थे। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जनगणना जो है संघ सूची का विषय है। जनगणना क्या है? संघ सूची का विषय है, जिसमें केवल सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकता है। अब यही देखने वाली बात है, जनसंख्या जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों मिल करके नियम और कानून बनाते हैं। निःशुल्क विधि सहायता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 39 के
ए में किया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया है। निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39 के ए में है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, ये सब क्या है? स्कैंडिनेवियन देश है। आपसे एग्जाम्पल पूछ लेगा, ज्योग्राफी का पार्ट है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड निम्नलिखित में से बाल्टिक देश, या पूछ देगा स्कैंडिनेवियन देश का नाम बताएं। 4 को ये दे देगा, इसमें से बाल्टिक देश कौन सा है? एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये 3 को कौन सा हुआ? बाल्टिक देश हुआ। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया क्या है? बाल्टिक देश हुए। रेलवे बोर्ड की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? तो रेलवे बोर्ड की स्थापना जो है रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पर किया गया था। रेलवे बोर्ड की स्थापना रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पर किया गया था। रक्षा, विदेशी मामले एवं जनगणना, ये तीनों जो है संघ सूची का विषय है। रक्षा हो गया, विदेशी मामले हो गया एवं जनगणना हो गया, ये तीनों क्या है? संघ सूची का विषय है। अब शिक्षा आपसे पूछेगा तो ये संवर्ती सूची का विषय है। ध्यान रखिएगा, यहाँ 100% क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। यहाँ से 100% एक क्वेश्चन पूछेगा हर एक एग्जाम में। भूमि, कृषि, पुलिस, ये सब क्या है? राज सूची का विषय है। अब दिल्ली पुलिस पूछेगा तो ये संघ सूची का विषय है। सिर्फ पुलिस पूछे तो राज सूची, और दिल्ली पुलिस पूछे तो संघ सूची का विषय है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, देखिएगा। रक्षा हो गया, क्या हो गया? रक्षा, विदेशी मामले, जनगणना, ये 3 चीज़ जो है संघ सूची का है। तो बहुत सारे, लेकिन अक्सर एग्जाम में इतना ही पूछा जाता है, इतना ही क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। एक 1 भी देता है। रक्षा, विदेशी मामले और जनगणना, ये क्या है? संघ सूची का विषय है। शिक्षा जो है संवर्ती सूची का विषय है। भूमि हो गया, कृषि हो गया और पुलिस, इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा, पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है। भूमि, कृषि और पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है। इसमें दिल्ली सिर्फ लगा देगा, दिल्ली पुलिस पूछेगा तो ये संघ सूची का विषय हो जाएगा। अक्सर फंसाने वाले क्वेश्चन यहीं पे होता है। संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है? तो प्रस्तावना में जो है 3 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया। 5 प्रकार ऐसे हैं, कहा जाता है। आर्थिक न्याय बताते हैं। जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान में 13 दिसंबर 1946 में रखा गया था प्रस्तावना का प्रस्ताव। एक्सेप्ट कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को प्रस्ताव रखा गया था। कब? 13 दिसंबर 1946 को। एक्सेप्ट कब किया गया प्रस्तावना को? 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट किया गया। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है चर्चा किया गया है। स्वतंत्रता जैसे ना संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता, न्याय और समानता का उल्लेख किया है। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन है? तो विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना एवं विश्वास की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है हमारे प्रस्तावना में। और न्याय की चर्चा कितनी है? तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो कौन कौन सा न्याय है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात किया गया है। असमानता 2 प्रकार की, अवसर एवं प्रतिष्ठा की समानता। संविधान, प्रस्तावना को संविधान का आत्मा भी कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने के अनुसार अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा गया। यहाँ भी ध्यान देने वाली बात है, ये दोनों क्वेश्चन में हमेशा कन्फ्यूजन होता है, हमेशा पूछता है। संविधान का आत्मा
किसे कहा गया है? तो प्रस्तावना को कहा गया। संविधान का आत्मा किसे कहा गया? तो प्रस्तावना को कहा गया। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान को आत्मा कहा है। समझ में आया? बैंकिंग सुधार, इसी क्वेश्चन आपको देगा, बैंकिंग सुधार निम्नलिखित में से किस योजना से संबंधित है? तो इंद्रधनुष योजना से संबंधित है। बैंकिंग सुधार जो है इंद्रधनुष योजना से संबंधित है। हवाई यात्रा उड़ान योजना से संबंधित है। उड़ान योजना का संबंध किससे है? हवाई यात्रा से। ऐसे भी कर सकते। इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? तो बैंकिंग सुधार से। इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? तो बैंकिंग सुधार से। उस्ताद योजना का संबंध किससे है? अल्पसंख्यक कारीगर से है। अल्पसंख्यक कारीगर से है। संपदा योजना का संबंध कृषि प्रसंस्करण उद्योग से है। संपदा योजना का संबंध किससे है? तो कृषि प्रसंस्करण उद्योग से है। पंचवर्षीय योजना कब लागू किया गया था? तो 1951। पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चला था। 1956 5 वर्ष का ये होता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक। फोकस मैंने किस चीज़ पर फोकस किया गया था? तो कृषि पर फोकस किया गया था। ऐसे पूछेगा प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित है? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। इस नदी घाटी परियोजना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना नदी घाटी परियोजना है सभी, मतलब नदी का विकास इसमें किया गया था। अब देखिए, कृषि जब हो ये गया, फोकस कृषि पर किया गया, तो निश्चित है कि नदी परियोजना रहेगा तभी तो कृषि में हम लोग पटवन और सिंचाई वगैरह कर सकते हैं ना। तो इसीलिए नदी घाटी परियोजना भी कहा जाता है। आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू को। आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है आधुनिक भारत का मंदिर। अब आते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इससे ज़्यादा नहीं पूछता है पंचवर्षीय योजना में, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। जितना मैं बता रहा हूँ इससे ज़्यादा आपको पूछने की ज़रूरत है ये नहीं है, पूछता ही नहीं है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक 5 वर्ष तक ये भी चला था। इसका फोकस क्या था? पहला में तो कृषि हो गया, दूसरा में क्या लगाया गया? उद्योग लगाए गए थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। कौन कौन? महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। तीसरे पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ? उद्योग है। फोकस किस पर है? तो उद्योग पर। तो उद्योग लगेगा तब ना जी उद्योग बैठेगा। हाँ, तो उद्योग लौह इस्पात पर जोर दिया गया तीसरी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो कौन कौन सा बना है? तो दुर्गापुर कहाँ है जानते हैं? पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुर स्टील प्लांट बैठाया गया कहाँ? पश्चिम बंगाल में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब? 1956 से 61 के बीच में। भिलाई कहाँ है? भिलाई कहाँ है जहाँ है पता? भिलाई छत्तीसगढ़ में है। राउरकेला कहाँ है? तो उड़ीसा में है। राउरकेला कहाँ है? तो उड़ीसा में। कभी कभी तो यही पूछ देगा दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ है? तो दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। राउरकेला कहाँ है? तो उड़ीसा में है। राउरकेला कहाँ है? तो उड़ीसा में है। अब यहाँ देखिए नोट पॉइंट यहाँ बात किया है, नोट करने वाली बात। ये 3 वो तो आपको लगाया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। कौन कौन? दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। ठीक है। अब यहाँ बोकारो स्टील प्लांट जो है, बोकारो कहाँ है? तो झारखंड में है। बोकारो इस्पात संयंत्र जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था। कब बनाया गया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था बोकारो स्टील प्लांट। अब आते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना। 3, 4, 5 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं 8वीं पर आ रहा हूँ। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब तक चला था? 92 से 97 तक चला था। इसका उद्देश्य क्या था? मानव संसाधन का विकास था। इसका उद्देश्य क्या था? मानव संसाधन का विकास था। अब आते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से
17 तक चला था। इसको कह सकते हैं अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना था। इसका उद्देश्य क्या था? सतत, तीव्र, सतत और समावेशी विकास। तीव्र, सतत, समावेशी विकास था। तीव्र, सतत और समावेशी विकास था। दास प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो लॉर्ड एलन बरो ने लगाया था। दास प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो लॉर्ड एलन बरो ने लगाया था, 1843 में लगाया था। और सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था, 1829 में लगाया था। दास प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड एलन बरो ने 1843 में लगाया और सती प्रथा पर प्रतिबंध जो है विलियम बेंटिक ने 1829 में लगाया था। रेलवे बजट को आम बजट में किस समिति के सिफारिश पर अलग किया गया था? रेलवे बजट को आम बजट से किस समिति की सिफारिश पर अलग किया गया था? तो एकवर्थ कमीशन के आधार पर इसको अलग किया गया था। रेल बजट को आम बजट से किस समिति के सिफारिश पर अलग किया गया? तो एकवर्थ कमीशन के सिफारिश पर अलग किया गया। रेल बजट को आम बजट में कब जोड़ा गया था? तो विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। रेल बजट को आम बजट में जोड़ा गया तो विवेक देवराय समिति के सिफारिश पर, विवेक देवराय की समिति के सिफारिश पर। रेल बजट को आम बजट में मिला लिया गया 2017 में। ये क्वेश्चन फायरमैन एग्ज़ाम में पूछा गया था। ये क्वेश्चन जो है रेल बजट को आम बजट में मिला लिया गया 2017 में। ये बीपीएससी में भी पूछा गया था, एसआई में भी आपको पूछा गया था। अब यहाँ से देखिए, ये तो बजट जितना भी क्वेश्चन है सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।